तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिकली HNO3 का मतलब ऑक्सी एसिड होता है ये, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन का कुछ रिएक्शंस, कुछ प्रिपरेशन मेथड जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग इस पे चले आते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो नाइट्रोजन वाला जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बोल रहा था ऑक्सी एसिड के बारे में, ये आपका पी ब्लॉक का है जो 12th में आता है, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 का पार्ट है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि नाइट्रोजन जो है ग्रुप 15 का है। तो ग्रुप 15 में आता है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं नाइट्रोजन का। तो 2 ऑक्सी एसिड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो सबसे पहला वाला है वो है नाइट्रस एसिड जिसका फ़ॉर्मूला होता है HNO2 और दूसरा है नाइट्रिक एसिड जिसको हम लोग HNO3 भी बोलते हैं, मतलब फ़ॉर्मूला इसका HNO3 है। अब इन दोनों एसिड्स में अगर मैं कंपेयर करूँ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन-सा होगा? ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा नाइट्रिक एसिड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है नाइट्रोजन का। +5 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं होता और ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी तभी ही मिलेगा जब नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट है तो इसके प्रिपरेशन मेथड्स भी हमें पता होने चाहिए। तो मैं अगले टॉपिक पे चले आऊँगा जो कि इसका प्रिपरेशन है, किस चीज़ का? नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। तो प्रिपरेशन मेथड, तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड में अगर हम बात करें तो 2 टाइप के प्रिपरेशन मेथड होते हैं। एक होता है आपका जो लैब में बनता है और दूसरा होता है जो आपका इंडस्ट्री में बनता है, लार्ज स्केल में बनता है। तो सबसे पहले हम लैब की बात कर लेते हैं। तो लैबोरेटरी मेथड में होता क्या है? आप एक सॉल्ट लोगे, नाइट्रेट सॉल्ट लोगे, जैसे NaNO3 ले लिया या KNO3 ले लिया और इसको एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवा दोगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब आप रिएक्ट कराते हो तो होता क्या है? इसमें जो कैटायन था, जैसे आप, मैं पहले तो लिख लेता हूँ कौन-कौन सा सॉल्ट ले सकते हैं। तो जैसे NaNO3 है या KNO3 है, इसमें जो कैटायन है, जो Na+ या K+ है, मुझे सिर्फ़ इतना करना है, उसको H+ के साथ रिप्लेस करना है। तो H+ का एक बहुत अच्छा सोर्स होना चाहिए। अब बहुत अच्छा सोर्स का मतलब क्या है? कि मेरे पास एसिड होना चाहिए, तो मैं एसिड ले लूँगा। कौन-सा एसिड? जो सबसे कॉमन एसिड होता है H2SO4, उसी को ले लेते हैं। तो विथ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 इन ग्लास रिटॉर्ट। अब ग्लास रिटॉर्ट क्या है? एक कंटेनर है ग्लास का, उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप फैंसी वर्ड्स लिखना पसंद करते हो बहुत ज़्यादा, जो कि केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, तो आप ग्लास रिटॉर्ट वगैरह चीज़ें लिख सकते हो। तो एग्जैक्टली रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन होगा HNO3 प्लस H2SO4 गिव्स प्रोडक्ट में जो है, आपको क्या लिखना होगा? आपको प्रोडक्ट में HNO3 लिखना होगा, साथ में आपको सॉल्ट लिखना होगा, सोडियम या पोटेशियम का। तो रिएक्शन क्या होगा? NaNO3 प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस HNO3। इसको बैलेंस करके वो आप 2 लिख सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ताकि आपका रिएक्शन बैलेंस्ड रहे। तो इसके बाद दूसरे मेथड पे चले आते हैं। दूसरा मेथड जो है वो मेरा इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड मेरा एक लार्ज स्केल मेथड होता है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर एक स्पेसिफिक कंपाउंड चाहिए तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो लार्ज स्केल की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रोसेस का जो नाम होता है वो है ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। मैं वो भी लिख दिया, ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। और ये एग्जैक्ट प्रोसेस में होता क्या है? इस एग्जैक्ट प्रोसेस में आपको एमोनिया लेना है। एमोनिया का रिएक्शन O2 से कराना है। अब O2 जो है, मैं प्योर O2 लेके अपना पैसा बर्बाद नहीं करूँगा। एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि कुछ अमाउंट N2 का होगा और कुछ अमाउंट O2 का। तो वहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर जो है उठा के मैं कंटेनर में लगा दूँगा, ताकि मेरा सस्ते में रिएक्शन निपट जाए। तो मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट यही है कि ये रिएक्शन बेसिकली कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है NH3 का, अमोनिया का, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। मतलब बेसिकली मैं प्योर ऑक्सीजन नहीं ले रहा। और NH3 का ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नाइट्रोजन जो है अमोनिया में आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो नाइट्रोजन यहाँ पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जहाँ से HNO3 में जाएगा। और HNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अगर मैं लिख दूँ HNO3, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। तो -3 से +5 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी वजह से मैं इसको ऑक्सीडेशन बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे कैटलिस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से इसको मैंने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन लिखा है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं ना, इसका जो मेन प्रोसीजर है उसको हम लोग ऐसे डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे। तो ऐसा कुछ डायग्राम है मेरे पास। इसमें जो पहला कंटेनर है, अब इसमें हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे। तो जो पहला कंटेनर है उसमें आप एमोनिया और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को भेजोगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि प्रेशर जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। कितना हाई होना चाहिए? जनरली 9-10 एटमॉस्फेयर के आसपास लेते हैं, बट थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा। बट प्रेशर होना चाहिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm है, उससे काफ़ी ज़्यादा।
और इसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो अमोनिया, एयर और साथ में आप 4 टू 10 एटमॉस्फेयर या बार वो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर डिफरेंस आपको इसका जानना है तो बेसिकली होता ये है कि जो 1 एटमॉस्फेयर है वो 1.01325 बार होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 1.0 आ गया तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ही है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहला जो कंटेनर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया कन्वर्टर, क्योंकि ये अमोनिया को कन्वर्ट करेगा किसी और चीज़ में। तो मैं लिख लूँगा अमोनिया कन्वर्टर। अब इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए यहाँ पे ये है कि ये जो अमोनिया कन्वर्टर है इसमें मुझे कैटलिस्ट यूज़ करना है, और कैटलिस्ट क्या है, प्लैटिनम, जिसको हम लोग रोडियम के ऊपर कोट करके बहुत पतला पतला वायर इसका यूज़ करते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगा NO, और जो एक्सेस एयर बचेगा वो भी आपका मिल जाएगा। तो NO एयर और थोड़ा सा वाटर वेपर जो होगा वो वाटर के फॉर्म में है। अब ये जो मैंने हाई टेम्परेचर में हीट किया था इसको मैं पहले तो कूल कर लूँगा, ताकि आगे का रिएक्शन अच्छे से हो पाए। तो इसमें कूलिंग होगा, जनरली ये कूलिंग जो है 50 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद नेक्स्ट मेरा स्टेप होगा ऑक्सीडेशन। तो ये जो ब्लू वाला कंटेनर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ब्लू वाला जो कंटेनर है ये आपका ऑक्सीडेशन चेम्बर है, और इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका NO जो था वो NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो NO को NO2 में कन्वर्ट करना है, और हम इसको ऑक्सीडेशन चेम्बर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो NO है, अगर मैं NO की बात करूँ, NO में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कलर रेड तो अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू ही ले लेते हैं। तो NO में ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 है, वहाँ से NO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +2 से +4 गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वजह से ऑक्सीडेशन चेम्बर बोलते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है इसमें पानी मिलाने का होता है। तो बेसिकली NO2 को उठा के पानी में डाल दिया। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से आपको थोड़ा सा वाटर इसमें स्प्रिंकल करना होगा। तो यहाँ से आपका वाटर आके NO2 में रिएक्ट करेगा, और वहाँ से आपका HNO3 बनेगा। अब इसमें थोड़ा सा जो है NO गैस वापस बनता है, जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हो। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन चेम्बर है ये, बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, HNO3 बनता है और उसको मैं अलग कर लेता हूँ एब्जॉर्ब करा के। तो एब्जॉर्ब कराने के लिए क्वार्ट्ज बेस लेता हूँ, क्वार्ट्ज का एक छोटा सा बेड लेता हूँ, तो उस पर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, ऊपर वाटर स्प्रिंकलर है, इसी से मेरा H2O ऐड होता है। तो H2O ऐड होगा तो मेरा HNO3 बन जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये ऊपर का जो एरो है वो आपके वेस्ट गैसेस के लिए, जो N2 जो एक्सेस में था वो निकल जाएगा, या CO2 था या कुछ और गैस था वो वेस्ट गैसेस में निकल जाएगा, और मेन प्रोडक्ट आपका HNO3 बन जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है मेरा अमोनिया कन्वर्ट। मैं अभी स्पेसिफिक रिएक्शंस देखना चाहूँगा। तो पहले कंटेनर का एग्जैक्ट रिएक्शन क्या था, तो पहले कंटेनर का एग्जैक्ट, ये पहला कंटेनर अमोनिया कन्वर्टर है, सेकंड कंटेनर कूलिंग चेम्बर, थर्ड कंटेनर ऑक्सीडेशन चेम्बर, फोर्थ कंटेनर जो है एब्जॉर्प्शन चेम्बर। ये इन एग्जैक्ट कंटेनर्स के रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो अमोनिया कन्वर्टर से शुरू करते हैं। सबसे पहले अमोनिया कन्वर्टर में होता क्या है, आपका अमोनिया होगा, O2 के साथ रिएक्ट करेगा, आपका NO और वाटर बनाएगा। तो ये चीज़ आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट क्या होता है, सिर्फ प्लैटिनम लिख सकते हो, प्लैटिनम रोडियम लिख सकते हो। रोडियम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बचाने के लिए बेसिकली प्लैटिनम को रोडियम के ऊपर कोट कर दिया जाता है। और आपका टेम्परेचर होना चाहिए हाई, प्रेशर होना चाहिए हाई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कैटलिस्ट है आपका प्लैटिनम, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होगा। और कितना हाई होगा, 500 केल्विन के आसपास आपका टेम्परेचर होगा, और प्रेशर जो है अभी अभी हमने देखा था 4 टू 10 बार प्रेशर होगा, या फिर आप लिख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 9 टू 10 एटमॉस्फियर। तो वही चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, 500 केल्विन और 9 बार इसका प्रेशर है। अब चाहो तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, तो बैलेंस्ड रिएक्शन ऐसा होगा। तो ये आपका पहले कंटेनर का है। अब सेकंड कंटेनर में होता क्या है कि आपका जो चेम्बर था, इनिशियल चेम्बर, उसमें टेम्परेचर था 500 केल्विन। अब वहाँ से टेम्परेचर को कम करना है मुझे, तो कम करने वाला प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो कूलिंग चेम्बर का अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपका बस टेम्परेचर कम होता है, केमिकल रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट कंटेनर में चले आते हैं। नेक्स्ट कंटेनर में क्या होता है, नेक्स्ट कंटेनर में आपका बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन किस चीज़ का, फर्स्ट कंटेनर के प्रोडक्ट जो कि NO है, आप यहाँ पे सामने देख सकते हो NO है फर्स्ट कंटेनर का प्रोडक्ट, तो वो NO जो है वो ऑक्सीडाइज होके NO2 बन जाता है। तो वो आपका रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन चेम्बर का रिएक्शन जहाँ पे NO जो है वो NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, NO लेना है, उसके साथ O2 ऐड करना है, NO2 बन जाएगा।
तो ये आपका रिएक्शन होगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंटेनर का हमारा काम हो गया। अब लास्ट वाला कंटेनर जिसमें हम लोग बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं। तो नेक्स्ट कंटेनर का है एब्जॉर्प्शन कॉलम। तो यहाँ पे आपका HNO3 पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली चीज़ क्या है ना कि मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में लिख रहा हूँ। आप चाहो तो थोड़ा कम डिटेल में लिख सकते हो, मैं बताऊंगा कि कम डिटेल में कैसे लिखा जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन की बात करूँ तो NO2 जो है, जो आपको सेकंड नहीं थर्ड कंटेनर से मिला था, उसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करा दोगे तो आपका, जब भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होता है पी ब्लॉक में, जब भी आपको इवन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रिएक्टेंट में दिखे तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाए, और यहां पे भी वही हो रहा है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में रहेगा और वो प्रोडक्ट में जाके दो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे। तो +4 रिएक्टेंट में था, वहां से प्रोडक्ट में आपका +3 और +5 हो गया। तो एक ही रिएक्शन में 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेम कंपाउंड का सेम एलिमेंट जो है, एक प्रोडक्ट में आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे में रिड्यूस हो रहा है। तो यहां से यहां देखोगे तो ये रिडक्शन हो रहा है, और यहां से यहां देखोगे तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों रिएक्शन साथ में हो रहा है। तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये दोनों रिएक्शन साथ में होगा। हम नेक्स्ट रिएक्शन क्या है इसमें, जो मुझे तो HNO3 चाहिए था, मुझे HNO2 नहीं चाहिए था। तो HNO2 का फर्दर रिएक्शन होगा। तो HNO2 जो है वो आपका HNO3 और NO गैस बनाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पे NO गैस जो बन रहा है, इसको आप चाहो तो वापस से ऑक्सीडेशन चेंबर में भेज के वापस से ऑक्सीडाइज करा के NO2 बना के वापस से एक साइक्लिक प्रोसेस जैसा बना सकते हो। तो वही है, सेंड दिस टू ऑक्सीडेशन चेंबर, ताकि वहां पे रिएक्शन हो जाए। अब अगर आपको ऐसे दो अलग अलग रिएक्शन नहीं लिखना, सपोज मान के चलो आप इतना लिखना ही नहीं चाहते, एग्जाम में जाके आप परेशान हो, आप जल्दी जल्दी करके घर चले आना चाहते हो, आपको ये केमिस्ट्री का बकवास और नहीं चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये दोनों रिएक्शन को चुपचाप से ऐड करना है। तो बेसिकली आपका क्या होगा, मैं बैलेंस रिएक्शन तो नहीं लिखूंगा, चाहो तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, वो भी दिखा देता हूँ। NO2 प्लस वाटर ले लिया आपने। बेसिकली होता क्या है कि फर्स्ट रिएक्शन का NO2 और सेकेंड रिएक्शन का NO2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बस इतना करना है कि फर्स्ट रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको एग्जैक्ट बैलेंस्ड कोफिशिएंट्स भी आ जाएंगे। प्रोडक्ट होगा HNO3 प्लस NO प्लस वाटर। तो ऐसे आप चाहो तो लिख सकते हो। ये भी आपका अगर मैं दिखाऊं तो ये +2 है, ये आपका +5 है, ये आपका +4 है। तो ये रिएक्शन भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो इन एनी केस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो होना ही है, इसमें से आपको कोई बचा नहीं सकता। तो डिस्प्रपोर्शन ही होना है। चाहो तो आप पहले दो रिएक्शंस को लिख सकते हो, नहीं मन नहीं कर रहा तो तीसरा लिख सकते हो, सिर्फ जल्दी में हो तो। या फिर आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम वगैरह लिखना चाहते हो तो सारे रिएक्शन साथ में लिख सकते हो, ताकि आपका बहुत सारा स्पेस उसमें भर जाए। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और इसमें आपका जो मेन प्रोडक्ट बनता है ना, जो एब्जॉर्प्शन के बाद जो मिलता है, वो आपका एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है, जो कि 68% HNO3 बाई मास होता है। तो इसमें 68% HNO3 होगा और 32% जो है वो वाटर होगा। ये एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, जिसको सेपरेट करना सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का या किसी भी डिस्टिलेशन प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ और करना पड़ता है, और वो कुछ और क्या है, आपको डिहाइड्रेशन करना पड़ता है। अब 98% HNO3 अगर आपको चाहिए तो आपको डिहाइड्रेट करना होगा यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन मेथड। तो HNO3 कैसे बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल मेथड भी बता दिया, लैबोरेटरी मेथड भी बता दिया, और उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो HNO3 की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो नेक्स्ट चीज़ मेरे लिए वही है कि HNO3 की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूं तो इसका कलर क्या होगा, ये कलरलेस लिक्विड होगा। जैसे ही कलरलेस लिक्विड बोल दिया, मैं ये चीज़ बोल सकता हूं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट वो आपका रूम टेम्परेचर से कम है, वरना ये लिक्विड नहीं होता। तो ये लिक्विड है, इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो <25 है। तो एग्जैक्टली वैल्यूज़ कितना है, 231 केल्विन और 355 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या ये नंबर्स मुझे याद करना होगा? नहीं, ये नंबर्स याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा चीज़ क्या है, लैबोरेटरी में जो HNO3 होता है वो 68%, अब ये भी हमने देखा था कि वो एजियोट्रोप की बात कर रहे थे हम लोग, वही एजियोट्रोप मिलेगा। और इस एजियोट्रोप का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, जो कि रिलेटिव डेंसिटी होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 1.5 होगा, मतलब
वाटर का जितना भी डेंसिटी होता है उसका 1.5 टाइम्स होगा। तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ था। अब आगे की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इसके गैशियस स्टेट की बात करूँ तो गैशियस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो HNO3 कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये इसमें जो सेंटर में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हो, इसमें नाइट्रोजन के पास सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगा, और शेप जो अभी अभी मैंने बोला था वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो लिख दिया ट्राइगोनल प्लेनर। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हर एक बॉन्ड एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। क्योंकि हर एक बॉन्ड एग्जैक्टली इक्वल नहीं है तो उस वजह से वो एग्जैक्ट ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा। एंगल इसका हर एक एंगल 120 नहीं होगा। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो इनके एंगल्स आप कंपेयर कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है कि HNO3 एक एसिड है। तो वाटर में जब HNO3 को डिजोल्व करोगे तो ये एसिडिक होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो टोटल मान के चला जाता है कि 6 एसिड्स है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसमें से एक आता है HI, HBr, HCl, उसके अलावा अपना HNO3 जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा H2SO4 जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और HClO4। टोटल 6 एसिड्स है जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसमें से एक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसका बेसिकली रिएक्शन क्या है कि ये HNO3 जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ और NO3- बनाएगा। तो इसमें इक्विलिब्रियम लिखना सही नहीं होता क्योंकि HNO3 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका बैकवर्ड रिएक्शन नहीं के बराबर होगा। तो इस वजह से कुछ रिएक्शन ऐसे लिखा जाता है। अब चाहो तो इसमें अगर आपको H+ नहीं लिखना तो H+ के जगह पे आप H3O+ लिख सकते हो। उस केस में आपका रिएक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, HNO3 plus water gives H3O plus NO3-। जैसा भी आप लिखना चाहो रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेरा प्रॉपर्टी होगा वो होगा ऑक्सीडेशन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर HNO3 का। जो नाइट्रिक एसिड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, तो उस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो खुद रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम जो कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी में है। तो ऑक्सीडेशन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो HNO3 एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चले आते हैं जो कि इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो HNO3 जो है ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जनरली ये सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के साथ रिएक्ट करेगा एक्सेप्ट गोल्ड और प्लैटिनम। तो वही लिख लेते हैं कि HNO3 बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये गोल्ड प्लैटिनम के अलावा बाकी सबके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन जो है ये डिपेंड करता है काफ़ी सारे चीज़ों पे। वो कौन सी चीज़ है, सबसे पहले तो इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि आपका एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा होता है कि किस टेम्परेचर पे हो रहा है, कि लो टेम्परेचर है कि हाई टेम्परेचर है, तो ये सेकेंड टेम्परेचर, सेकेंड आपका फैक्टर होगा। और तीसरा होगा नेचर ऑफ एलिमेंट या नेचर ऑफ मेटल जो रिएक्ट कर रहा है। तो थर्ड होगा आपका नेचर ऑफ एलिमेंट या नेचर ऑफ मेटल। तो नेक्स्ट आगे चले आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो विथ नॉन मेटल्स कैसा रिएक्शन होगा, अगर आपके पास I2 है तो वो आपको HiO3 बना के देगा। अगर आपने H2SO4 HNO3 यूज़ किया है तो I2 का जो है HiO3 बन जाएगा, कार्बन का CO2 बन जाएगा, सल्फर का H2SO4 बन जाएगा, और फॉस्फरस का H3PO4 बन जाएगा। और जो HNO3 है वो आपका NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन सभी रिएक्शंस के लिए NO3 जो है वो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरी बात अगर मैं ये बोलूँ तो जनरली वो NO2 में कन्वर्ट होगा, जनरली आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। बट कभी-कभी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। जनरली मैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करूँगा क्योंकि 68% वेट बाय वेट होता है जनरली सॉल्यूशन जो है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के केस में आपका NO2 ही बनेगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड के केस में HNO3 का NO2 बनेगा। बट अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने पानी-वानी मिला के उसको एकदम डाइल्यूट कर दिया तो क्या होगा? डाइल्यूट के केस में आपका HNO3 NO बना सकता है या N2O भी बना सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और अगर बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है तो आपका NH4+ बनेगा। अभी कभी कुछ केसेस में NH4+ लिखने की जगह पे लोग NH4NO3 लिखते हैं।
सेम ही चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अब NH4 प्लस की जगह ये NH4NO3 क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखो NH4 प्लस जो है वो आपका HNO3 के साथ रिएक्ट करके HNO3 का जो एनायन है उसके साथ सॉल्ट बना के रह सकता है। तो उस वजह से आपका वो NH4NO3 करके कभी-कभी लिखा हो सकता है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ, HNO3 में सब में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट अगर राइट साइड में मैं देखूँ तो वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4, +2, +1 और -3। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? हर एक केस में एन फैक्टर डिफरेंट होने वाला होगा। अब डिफरेंट एन फैक्टर मतलब क्या होगा? एग्ज़ैक्टली क्या है एन फैक्टर यहाँ पे? तो आपको बस इतना करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस निकालना है। रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कर लोगे, आपको एन फैक्टर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले केस में 5 - 4 जो है वो 1 है। सेकंड वाले केस में 5 - 2 जो है 3 है। थर्ड वाले केस में 5 - 1 4 है। और लास्ट वाले केस में 5 माइनस ऑफ -3 प्लस 3 होता है, तो 5 + 3 8 हो गया। तो ऐसे आप एन फैक्टर भी निकाल सकते हो। डिपेंड करता है, एन फैक्टर चेंज करता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो उस केस में एन फैक्टर भी डिफरेंट होगा। ये एन फैक्टर कहाँ पे था? रेडॉक्स चैप्टर में था, तो उस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग हाफ रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शंस होने वाला है, तो इसके हाफ रिएक्शंस होते हैं। अब हाफ रिएक्शन जैसे अभी मैंने जो लिखा था आपके लिए, तो इन रिएक्शंस को मैं एग्जैक्ट हाफ रिएक्शंस में दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा? H+ और HNO3 रिएक्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि एन फैक्टर 1 था। तो एन फैक्टर बेसिकली यही होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गए, और आपका जो प्रोडक्ट था वो NO2 और वाटर होगा। और सेकंड जो है डाइल्यूट कंडीशन में, उस केस में एन फैक्टर 3 था, तो इस वजह से 3 दिख रहा है आपको यहाँ पे। और नेक्स्ट दूसरा सेकंड डाइल्यूट कंडीशन था, उसमें जो है वो आपका N2O बन रहा था। उस केस में एन फैक्टर जो था आपका 5 था, नहीं 8 था। एक सेकंड देख लेते हैं ना। +5 और ये कितना होगा? +1, तो 3 है ये। तो यहाँ पे आपका एक सेकंड, चार्ज बैलेंस है, हाइड्रोजन 8 to 10, हाँ बैलेंस्ड है, ये सही है। 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो बेसिकली यही है, देखो 5 - 1 4 हो गया, 4 इंटू, क्योंकि 2 बार HNO3 है, तो 4 × 2 8 है, ठीक है। तो ये आपका डाइल्यूट कंडीशन, और एक होता है वेरी डाइल्यूट कंडीशन, तो उसके भी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो वेरी डाइल्यूट कंडीशन में अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि कभी कभी वो NH4NO3 करके भी देगा, तो वो आपको उसके लिए मैं सेकेंड रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ। सेकेंड रिएक्शन में बेसिकली क्या है? NH3 है, HNO3 है, इन दोनों का रिएक्शन होकर NH4NO3 बन गया। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन, वेरी डाइल्यूट के दोनों रिएक्शंस को अगर मैं ऐड कर लिया, तो उस केस में मेरा ओवरऑल रिएक्शन कुछ ऐसा दिखेगा कि इसमें भी एन फैक्टर आपका 8 है। तो ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में 4 था क्योंकि 2 HNO3 था, तो इसमें भी एन फैक्टर 4 है। एक्चुअली इसमें दोनों HNO3 रिएक्ट नहीं करता, तो एन फैक्टर सिर्फ एक HNO3 के लिए बताना होता है। तो इन एनी केस एन फैक्टर इसमें HNO3 का 8 होगा। आगे बढ़ जाते हैं, तो बेसिकली रिएक्शन कैसे लिखें? तो जैसे अगर मैं एज्यूम करूं I2 के साथ रिएक्शन, तो I2 का क्या होता? अगर HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो I2 जो है वो HiO3 बनता, और HNO3 अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो NO2 बनता। तो रिएक्शन कैसा दिखेगा? तो I2 लिया, तो I2 जो है उसको मैंने HiO3 में कन्वर्ट कर दिया, और HNO3 था उसको NO2 में लिया। ये कब होगा? ये मैं तभी लिख सकता हूं जब मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड के केस में ही NO2 बन रहा था। तो ये ऐसे रिएक्शन आप लिख सकते हो। तो मैंने इसके लिए बता दिया है आपको कि नॉन मेटल्स का एग्जैक्टली होगा क्या, तो वहाँ से आप सीधा प्रोडक्ट लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन लूँ, तो कार्बन में एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि कार्बन का जो ग्रेफाइट होता है, कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स है, तो कार्बन का जो ग्रेफाइट एलोट्रोप है वो रिएक्ट करता है, बट डायमंड जो है वो रिएक्ट नहीं करता। वो काफ़ी ज़्यादा इनर्ट होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है उसका। तो वही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि कार्बन जो ग्रेफाइट है वो रिएक्ट करेगा, बट डायमंड जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो कार्बन का रिएक्शन क्या होगा? कार्बन जो है वो CO2 में कन्वर्ट होगा, और अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हो तो वो NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा दिखता है। चाहो तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो, तो बैलेंस रिएक्शन आपके सामने है। तो ऐसे आप रिएक्शन डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको पता है भी नहीं कि क्या होने वाला है, तब भी आप वो जो मैंने लिस्ट दिया था उसको यूज़ करके प्रोडक्ट्स बता सकते हो। वहाँ से आप फिर बैलेंस कर सकते हो। रेडॉक्स को जैसे बैलेंस करना होता है वैसे बैलेंस कर दोगे तो आ जाएगा।
तो एक और एग्जाम्पल सल्फर था, तो सल्फर जो है वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको भी आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करना एक बहुत बड़ी बात है नहीं, तो सल्फर जो है H2SO4 में बन रहा था और HNO3 अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो NO2 बनेगा। वैसे अगर मैं फॉस्फोरस लेता हूँ तो फॉस्फोरस H3PO4 में कन्वर्ट हो जाता है और HNO3 जो है वो NO2 में, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेटेड ले रहा हूँ हर केस में। आप चाहो तो आप डाइल्यूट के दोनों केसेस या फिर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का भी लिख सकते हो खुद से, बट मैं वो लिखने नहीं वाला, क्योंकि जनरली जो है नॉन मेटल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड से ही कराते हैं, क्योंकि लैब में जो है आपको 68% मास बाय मास ही मिलेगा, तो इस वजह से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी ये नॉन मेटल का कहानी खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग मेटल्स का शुरू कर लेते हैं। तो मेटल्स के रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिएक्शन विद मेटल, अब इस कैटेगरी को मैं बहुत सारे सब कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूँ। तो पहला वाला होगा उन मेटल्स के साथ रिएक्शन जो H2 आपका H2 गैस रिलीज करता है, तो मेटल्स विच लिबरेट H2 विद HNO3। तो इसके दो एग्जाम्पल होते हैं, एक तो मैग्नीशियम होता है, दूसरा मैंगनीज होता है। मैग्नीशियम के साथ आपको बेसिकली इतना करना है कि इसका नाइट्रेट सॉल्ट बनाना है और H2 गैस निकालना है इसमें। तो मैग्नीशियम प्लस HNO3 गिव्स MgNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है और NO3 का जो चार्ज होता है वो -1 होता है, और साथ में H2। सेम रिएक्शन आपका मैंगनीज के लिए मिल जाएगा, जिसमें मैंगनीज का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सॉल्ट मिल रहा है। तो ये दो ही मेटल होंगे जो आपका H2 गैस देगा। तो आप पूछने लगोगे कि बाकी मेटल्स का क्या, तो उसके लिए भी मेरे पास कहानी है। तो उसके लिए हम लोग सेकेंड कैटेगरी में चले आते हैं। तो सेकेंड कैटेगरी होगा वो मेटल्स जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो उस केस में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए आयरन है, एग्जाम्पल के लिए जिंक है, तो ये सब आपके नाइट्रेट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो इनका हम रिएक्शन लिख लेंगे। तो जिंक और आयरन अगर मेरे पास है डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो ये आपका नाइट्रेट सॉल्ट बना देगा। और फिर से वही कहानी है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपके पास वेरी डाइल्यूट है तो NH4NO3 बनेगा। अगर आपके पास डाइल्यूट है तो दो पॉसिबिलिटीज था, एक तो NO बन सकता था या फिर N2O। जनरली मेटल्स के साथ, इन स्पेसिफिक मेटल्स के साथ जिनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसके केस में N2O बनता है, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2। कॉन्सेंट्रेटेड के केस में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, उसमें हमेशा आपको NO2 मिलेगा। बट अगर आपके पास डाइल्यूट है तो उस केस में इन मेटल्स के साथ आपको N2O लेना है। तो ये N2O जो यहाँ पे लिखा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे बढ़ जाते हैं, तो हम लोग इनका हाफ रिएक्शंस लिख लेते हैं। तो हाफ रिएक्शन क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 H+, ये पहले भी देखा था। अब मेटल के साथ क्या करना है, मेटल को आपको बस इतना करना है कि मेटल को उठा के उसका नाइट्रेट बना देना है। तो मेटल का नाइट्रेट बना दिया, तो इसका ओवरऑल रिएक्शन के इन दोनों को ऐड कर दो, मेटल उठा के उसका नाइट्रेट बना दिया, HNO3 का H+, क्योंकि यहाँ से H+ निकल गया तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब ये 8H+ और 8 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन से कैंसिल कर दो, तो आपको सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जिंक के साथ रिएक्शन का प्रोडक्ट है। सिमिलरली आपका आयरन का भी रिएक्शन हो जाएगा, जहाँ पे आपका आयरन जो है वो HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आपका अगर डाइल्यूट है तो उस केस में आपका N2O बनेगा, और आपका अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड के केस में हमेशा स्टोरी सेम है, आपका NO2 ही बनना चाहिए, वहाँ पे और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड के केस में NO2 ही बनेगा। तो इसमें आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन कैसा होगा। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ हमेशा रिएक्शन जो है हमेशा आपको NO2 देगा, तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या है, नेक्स्ट क्या है इसमें, तो नेक्स्ट जो है रिएक्शन टिन के साथ है। तो टिन के साथ अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, तो टिन के साथ आपका HNO3 अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो उस केस में तो नाइट्रेट बन जाता है। तो अगर डाइल्यूट है तो उस केस में नाइट्रेट बन जाता है, बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो उस केस में आपका स्टैनिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे टिन जो है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और आपको स्टैनिक एसिड बना के देगा। तो यहाँ पे आपको HNO3 लिखना है। एक सेकेंड, HNO3 है ये, ठीक है। तो HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और स्टैनिक एसिड बना देगा। अब यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट्स के रिएक्शंस देख लिए हैं, जिंक, टिन, मैग्नीशियम, आयरन और मैंगनीज का देखा है। तो इन सब का हमने अभी तक जितना भी है डाइल्यूट हमने देख रखा है, और हमने क्या है कॉन्सेंट्रेटेड का भी देखा है। अगर वेरी डाइल्यूट हुआ तो इन सब का आपका सेम रिएक्शन है कि NO3 बनाना है और नाइट्रेट बनाना है सभी के केस में। तो टिन का मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे, टिन का यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, बाकी सबका भी आपको नाइट्रेट ही बना देना है।
ठीक है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है मेरे कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो एक पैसिव लेयर बनाता है, तो उसका भी एक लिस्ट है। आयरन, बेरिलियम, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम और एल्यूमिनियम, ये सब एक पैसिव लेयर बनाते हैं HNO3 के साथ रिएक्शन करके एक ऑक्साइड का लेयर। अगर मेरे पास ऐसे कुछ शीट है तो यहाँ पे मैं HNO3 का एक्शन करा रहा हूँ, मतलब HNO3 उठा के फेंक दिया इसके सरफेस पे, तो यहाँ पे ऑक्साइड का लेयर बनेगा। और जैसे ही ऑक्साइड का लेयर बनेगा ये आगे उस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अब इनके अलावा फिर और कौन से मेटल्स होंगे? कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो उनका भी रिएक्शन देख लेते हैं। तो मेटल्स प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, और इसके साथ हम लेड भी ले लेते हैं। सभी के केस में मतलब गोल्ड और प्लैटिनम के अलावा आपको नाइट्रेट ही मिलेगा। तो कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, प्लैटिनम, सॉरी लेड, सबके केस में आपको नाइट्रेट ही मिल रहा है। और अगर आपके पास HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है तो हमेशा की तरह NO2 बनेगा, और अगर आपके पास डाइल्यूट है तो उस केस में आपके पास NO बनेगा। इस बार आपको NO2 नहीं लिखना, N2O नहीं लिखना। डाइल्यूट के केस में आपको NO लिखना है। कॉन्सेंट्रेट के केस में NO2 होगा, डाइल्यूट के केस में NO होगा। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका एक रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। कॉपर का HNO3 के साथ रिएक्शन होगा तो नाइट्रेट बनेगा, NO2 बनेगा और वाटर बनेगा। तो चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो। ये कॉन्सेंट्रेट के केस में हमेशा वही होता है कि NO2 ही बनना चाहिए, इसमें कोई और ऑप्शन है नहीं। बट अगर आपके पास डाइल्यूट है तो इन चारों जो मेटल्स अभी अभी लिखा था मैंने, कौन कौन से थे? कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, और उसके अलावा कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी और लेड। तो चारों के केस में आपको NO बनाना है। प्रोडक्ट अगर डाइल्यूट है तो उस केस में NO बनेगा HNO3 का। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके अलावा मेटलॉइड्स का रिएक्शन, तो मेटलॉइड्स का भी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो मेटलॉइड्स में जो है वो आपका, मेटलॉइड्स के केस में आपका एंटीमनी और आर्सेनिक होगा। तो आर्सेनिक और एंटीमनी का बेसिकली आपको क्या करना है, अगर ये दोनों है तो आपको H3SbO4 और H3AsO4 बनाना है, और HNO3 का आप NO2 बना दोगे। तो इसका रिएक्शन एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ। Hb का लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो एंटीमनी का लिख रहे हैं, तो Sb और HNO3, तो ये आपका H3SbO4 बनाएगा, और कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 ही बनेगा। तो ये चीज़ है। अब इसके अलावा आपका गोल्ड और प्लैटिनम, तो गोल्ड और प्लैटिनम आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि गोल्ड और प्लैटिनम डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, हैं। तो गोल्ड और प्लैटिनम फिर इसको रिएक्ट करवाना ही है, नहीं तो आज आप मर ही जाओगे टाइप का सीन है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको एक्वा रीजिया लेना है। एक्वा रीजिया होता क्या है, तो पहले लिख लेते हैं। प्लैटिनम और गोल्ड दोनों ही एक्वा रीजिया में डिजॉल्व हो सकते हैं। अब एक्वा रीजिया है क्या? ये बेसिकली HNO3 और HCl है 1:3 के रेशियो में। और इसमें होता क्या है, जैसे आप HCl और HNO3 को साथ में लोगे तो आपको नेसेंट क्लोरीन बनता है, और नेसेंट क्लोरीन जो है वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये आपका नेसेंट क्लोरीन है। तो नेसेंट क्लोरीन जो है आपका बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज कर लेगा। ये आपका गोल्ड जो है, जो आपका इनिशियली गोल्ड आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, वो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि गोल्ड का आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड मिल गया, जबकि गोल्ड जनरली रिएक्ट नहीं करता। तो ये आपको दिख गया। तो इसमें नेसेंट क्लोरीन, ये वाला पार्ट जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपको याद रखना है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेसिकली इसका फिर अभी एग्जैक्ट रिएक्शन, अगर कंप्लीट रिएक्शन लिखना चाहूँ तो कैसा दिखेगा, तो HCl HNO3 का रिएक्शन है, नेसेंट क्लोरीन मिल गया, और नेसेंट क्लोरीन का आप गोल्ड के साथ रिएक्शन करा दिए और AuCl3 बन गया। बट ऐसा नहीं होता कि आपको AuCl3 ही मिलेगा। AuCl3 वापस से HCl के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा जिसका रिएक्शन कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहो तो वो आपको तीनों को ऐड करना पड़ेगा। और इसमें ये वाला जो आपका एसिड है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एसिड का नाम भी आपको याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है कि आप लिख सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोऑरिक एसिड। ऑरम जो है बेसिकली गोल्ड का नाम है, तो क्लोरोऑरिक एसिड, क्लोरीन और गोल्ड साथ में है तो उसका एसिड, तो क्लोरोऑरिक एसिड, तो ये आप लिख सकते हो। अगर आप ऐसे रिएक्शन नहीं लिखना चाहते हो, ये NOCl करके नहीं लिखना चाहते हो, तो उस केस में एक और तरीका है जिसमें हम रिएक्शन लिखते हैं। तो उसमें आप बस NO लिखोगे और Cl को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा टाइप का रिएक्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है।
तो बस सेम रिएक्शन को अलग-अलग तरीके से लिखने का वे होता है और कुछ है नहीं स्पेसिफिक यहाँ पे। अब NO जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, तो NO जनरली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। वो एक इलेक्ट्रॉन देके NO प्लस बनना चाहता है, इस वजह से मैं ये वाला रिएक्शन ऐसे लिखना पसंद करता हूँ। बट अगर आप वो नहीं लिखना चाहते हो तो ये लास्ट वाला रिएक्शन भी बिल्कुल परफेक्ट है, चलेगा। ये भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो प्लैटिनम दूसरा मेटल था, प्लैटिनम का क्या होगा? क्या प्लैटिनम में भी सिर्फ़ 4 ही क्लोरीन होगा जैसे क्लोरो-ऑरिक एसिड में दिख रहा था आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे 6 क्लोरीन दिखेगा। तो प्लैटिनम जो है बेसिकली PtCl4 बनता है, फिर H2 PtCl6 बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका Cl6 वाला होगा, इसको हम लोग क्लोरोप्लेटैनिक एसिड बोलते हैं। इसका नाम है क्लोरोप्लेटैनिक एसिड। और अगर आप इसका भी ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहते हो, इतना सारे रिएक्शंस मेरे हिसाब से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना लिख सकते हो कि प्लैटिनम इज़ कन्वर्टेड इनटू H2PtCl6 जो कि क्लोरोप्लेटैनिक एसिड है। वरना अगर आपको बैलेंस रिएक्शन चाहिए तो वो भी मैंने आपको लिख के दिखा ही दिया है, ठीक है? तो इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए हो जाता है वो है यूजेस HNO3 का। तो यूजेस ऑफ HNO3, तो सबसे पहला जो यूज़ होगा वो बेसिकली यही है कि जो अमोनियम नाइट्रेट वगैरह होता है, जो फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं HNO3 को, और एक्सप्लोजिव्स बना सकते हैं इस चीज़ से। तो ये इसका मेन यूज़ है कि TNT वगैरह बन जाएगा इससे। तो ये यूज़ेस कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं HNO3 के। तो आज के इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो इतने पे मैं फिर एंड कर दूँगा आज का वीडियो। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, जो कि मैं होपफुली बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा। आप लोग चाहो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि आप एग्ज़ैक्टली कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हो, और आपको पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ताकि मेरा रीच बढ़े ऑब्वियसली। तो थैंक यू और बाय-बाय। मैं ऐसे क्यों कर, चलो मैं निकल जाता हूँ। ये बंद कैसे होता है रे ये? कोई तो बंद कर दो।